नमस्कार आप सभी का स्वागत है स्टडी ग्लोज की एक नई सीरीज बॉटम टू टॉप। वाई बॉटम टू टॉप? और इस सीरीज में हम क्या करेंगे, पहले 1 मिनट में केवल उसकी चर्चा करना चाहूंगा। वाई बॉटम टू टॉप? बॉटम टू टॉप इसलिए कि जब यूपीएससी की तैयारी में हम लोग जाते हैं, जब यूपीएससी के लिए सामने हम अपने सभी हथियारों को, सभी गोला बारूदों को, सभी अपनी हिम्मतों को लेके उसके पेपर के सामने जब अटेम्प्ट करते हैं, तब हम जमीन से उठ के ऊपर जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ गलतियां लाखों कैंडिडेट से हो जाती हैं कि वो अपना बॉटम भूल जाते हैं। बॉटम का तात्पर्य क्या है? वो नींव, वो आधार, वो मूल, वो फाउंडेशन जो आपको यूपीएससी में टॉप करने के लिए तैयार करती है, हम उस बॉटम को भूल जाते हैं। इसीलिए सीरीज का नाम रखा गया है बॉटम टू टॉप, कि आप उन मूलभूत फाउंडेशनल, बेसिक, फंडामेंटल विषयों को, टॉपिक्स को कहीं भी मिस ना कर पाए, जहां पर आप यूपीएससी को टॉप करने से चूक जाए। खास तौर पे आपने देखा भी होगा कि इसके थंबनेल में लिखा है यूपीएससी कैंडिडेट्स ओनली। यस, इट इज वेरी मच क्लियर। हाँ, एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड कैन वॉच, बट इसमें कोई इंटरेस्टिंग, कोई चटपटी बातें नहीं है। यहाँ केवल यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे वो चीजें हैं जो यूपीएससी में आपको टॉप रैंक अचीव करने में हेल्प कर पाएगी, वो बातें की जाएंगी। अब बात आती है कि कौन से टॉपिक्स आप, अगर यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं, आप यूपीएससी के पिछले 20 से 30 साल के जो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं, तो उन वर्षों के दौरान यूपीएससी का जिन सेक्शंस पे बहुत ज्यादा फोकस रहा है, वो फाउंडेशनल क्वेश्चंस जो बार बार पूछे गए हैं, या वो फाउंडेशनल क्वेश्चंस जिन पे हर बार क्वेश्चन बनने की संभावना है, ये सीरीज उन टॉपिक्स पे फोकस करती है। ये सीरीज उन टॉपिक्स के बारे में एलिब्रेशन देती है। ये सीरीज ये बताती है कि ये वो सवाल हैं जो आपको आंसर राइटिंग में बहुत मदद करेंगे और आपको अपना पेपर टाइम को में कंप्लीट करने में मदद करेंगे। क्योंकि ऐसा देखा गया है कई बार कि लोग यूपीएससी का पूरा पेपर अपने टाइम डोमेन में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आज हमने पहला जो टॉपिक लिया है वो है गुजराल डॉक्ट्रिन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। यूपीएससी देने वाले कैंडिडेट्स ये सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप या फॉरेन पॉलिसी पे यूपीएससी का बहुत ज्यादा फोकस है। हर साल 3 से 5 क्वेश्चन मेंस में फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे आते ही हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है आज गुजराल डॉक्ट्रिन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। Why we are talking about this? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दूं, यूपीएससी का जो मेंस का पेपर होता है काफी ज्यादा करंट अफेयर्स के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीधे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछते हैं। इसका मतलब ये है कि करंट अफेयर्स में जो न्यूज आई है उसका फाउंडेशन, वापस से बॉटम, फाउंडेशन किस चीज से, किस टॉपिक से, किस विषय से जुड़ा हुआ है, उसकी चर्चा की जाती है। आज मैं आपको बता दूं व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, बिकॉज नवंबर 30 रिसेंटली गई है, कुछ दिन पहले ही 11th डेथ एनिवर्सरी ऑफ आई के गुजराल, जो कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। गुजराल वॉज द टॉप पोस्ट फॉर ऑलमोस्ट लेस देन ए ईयर। यद्यपि वो उस प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर बहुत ज्यादा समय नहीं रहे, और एज ए प्राइम मिनिस्टर ही गुजराल डॉक्ट्रिन का जो सिद्धांत है बहुत ज्यादा लागू करने का उन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन उन्होंने भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रदान किया जो कि है गुजराल डॉक्ट्रिन। चलिए पहले थोड़ा सा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके बारे में हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। 1997 अप्रैल से लेके मई 1998 तक वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे। 2 मेजर कंट्रीब्यूशन है भारत की फॉरेन पॉलिसी में। एक है गुजराल डॉक्ट्रिन उन्होंने बनाई। सेकंड, और कब बनाई? जब वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे। जैसे कि मैंने आपसे 1 मिनट पहले चर्चा की कि एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्हें इंप्लीमेंट करने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला, और जब वो यूनियन मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स थे 1996 से 1997 के बीच में, तब उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक इंपॉर्टेंट चीज और थी, सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी पे
अक्टूबर 1996 में उन्होंने साइन करने के लिए, उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, उस पर साइन करने से मना कर दिया। खैर, अब अपन अपनी सीधी बात पे आते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं कि किस तरीके से गुजराल डॉक्ट्रिन पे सवाल पूछा जा सकता है। ये आपके सामने एक रिटन क्वेश्चन है कि एनालाइज हाउ द गुजराल डॉक्ट्रिन हैज इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, particularly in terms of fostering goodwill and cooperation with neighboring countries। विश्लेषण कीजिए किस प्रकार गुजराल सिद्धांत ने भारत को अपने पड़ोसी, खासतौर पर अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ एक बेहतर और समायोजन सहयोगितापूर्ण संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया, मदद किया पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। 150 वर्ड्स का एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको इसी के साथ ऐड करके बताना चाहूंगा। इंडिया हैज ऑफन बीन अक्यूज्ड ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ बिग ब्रदर in its neighborhood, evaluate whether this is true। भारत ऐसा माना जाता है कि अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ बिग ब्रदर का रोल प्ले करता है, क्या यह सही है? विश्लेषण कीजिए या मूल्यांकन कीजिए। दोनों ही सवाल काफी हद तक गुजराल डॉक्ट्रिन से जुड़े और ऐसे और भी 10 सवाल बन सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि क्या है गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन किस पे? भारत के आकार पे। आप लोगों ने नोट किया है यहां पे, ये इमेज लगाने का पर्पस यही है, भारत का आकार अपने पड़ोसी राष्ट्रों की तुलना में, एंड पॉपुलेशन बाय डिफॉल्ट। ये दो कारण हैं जिससे मेड इट अ मेजर प्लेयर इन द साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि हमारा पीपल मूवमेंट, हमारा प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का मूवमेंट या हमारा क्लाइमेटिक जियोग्राफिकल इंपैक्ट भी पड़ोसी कंट्रीज पे बहुत ज्यादा होते हैं। पड़ोस की कई कंट्रीज की इकोनॉमी हमारे कई जो ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर निर्भर करती है। एंड इट्स पोजीशन एंड प्रेस्टीज कुड बी बेटर सीमेंटेड by adopting a non-domineering attitude towards smaller neighbors। तो इनका ये कहना है कि यद्यपि चूंकि भारत का साइज बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, और इस कारण से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिणी पूर्वी भारत में। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नॉन डोमिनेटिंग यानी धमकाने, डराने या डोमिनेट करने की, शासन करने की प्रवृत्ति की बजाय अपने जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जो छोटे पड़ोसी राष्ट्र हैं, स्मॉलर वर्ल्ड इज हियर वेरी इंपॉर्टेंट, उनके साथ, तो पड़ोसी राष्ट्र तो चीन भी है, क्या उसके साथ गुजराल डॉक्ट्रिन विल वर्क? नो, इट इज डायरेक्टली पॉइंटेड टुवर्ड्स स्मॉल नेबर्स, छोटे जो राष्ट्र हैं उनके। दूसरी चीज है, इट ऑल्सो एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग डायलॉग, हमेशा संवाद की बात की, बातचीत की बात की, गुफ्तगू की बात की इन्होंने। द अवॉइडिंग नीडलेस प्रोवोकेशन, कि भाई आप हर छोटी सी चीज पे प्रोवोक नहीं हो और हर चीज, छोटी सी चीज पे कमेंट ना करो। इंटरनल मैटर्स ऑफ द अदर कंट्रीज, जो अन्य राष्ट्र हैं आपके पड़ोसी, चाहे वो भूटान है, चाहे नेपाल है, चाहे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ठीक है, इन कंट्रीज, अफगानिस्तान को भी नेबरिंग कंट्रीज है, बिल्कुल हमारे पीओके से अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो अफगानिस्तान अवर नेबरिंग कंट्री, ठीक है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दीज वर्ड्स। तो इन कंट्रीज के साथ में आप ज्यादा इनके इंटरनल मैटर पे व्यर्थ के कमेंट करने से बचें। ये गुजराल डॉक्ट्रिन के दो मेजर कॉन्सेप्ट है। 5 बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? पहला ये कि ऐसा नहीं कि छोटी छोटी जो राष्ट्र हैं आपकी, जैसे मालदीव हो गया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इनके साथ आपने 100 रुपए की मदद की एग्जाम्पल के लिए तो आप ये चाहो कि वो भी आपकी 100 रुपए की मदद करें, नहीं, ऐसा नहीं। नॉन रेसिप्रोसिटी का मतलब है बराबर का व्यवहार नहीं करना है, बराबर का व्यवहार नहीं करना है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। दूसरा, किसी भी पड़ोसी या एक दूसरे के विरोध के लिए अपनी जो क्षेत्रीय टेरिटरी है जो आपकी, उसका उपयोग नहीं करने देना है। एग्जाम्पल के लिए, नेपाल से भारत में आने वाले कुछ लोग टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा कई, एनआईए की जो पकड़ हुई है, अब्दुल करीम टुंडा एक नाम है बहुत बड़े टेररिस्ट का, उसको नेपाल के रास्ते से पकड़ा गया। या फिर दूसरी चीजें, जैसे पाकिस्तान में कश्मीर में अलगाववाद फैलाने वाले लोग जो ट्रेनिंग लेते हैं, तो उस टेरिटरी का यूज उनके अगेंस्ट हो रहा है, तो गलत है। नेक्स्ट है, आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होगा। साथ ही साथ आपकी संप्रभुता और क्षेत्रीय
इंटेग्रिटी को इंटैक्ट रखा जाएगा, अखंडता को इंटैक्ट रखा जाएगा, उसके साथ छेड़खानी नहीं होगी और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए शांतिपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत होगी। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान रखना, पीसफुल, शांतिपूर्ण, बायलैटरल नेगोशिएशन। ऐसा नहीं कि नेपाल और भारत का विवाद है तो बांग्लादेश भी उसमें कूद जाए या म्यांमार उसमें कूद जाए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। एक्सक्लूजन ऑफ पाकिस्तान, वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीज कि इस डॉक्ट्रिन में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया। यहां पे आपने जैसे कंट्रीज देखी, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स एंड श्रीलंका, ये 5 कंट्रीज है जिसको इनमें शामिल किया गया है। 1996 की बात थी तो उस समय पीओके को शायद पूरी तरीके से अपना नहीं माना जाता था, ठीक है, तो इसलिए अफगानिस्तान को छोड़ दिया गया होगा। लेकिन आज जो वर्तमान नेतृत्व है उसका विचार यही है कि पीओके हमारा है और पीओके के साथ बाउंड्री पाकिस्तान की लगती है। खैर, फिलॉसफी क्या है, मेजर फिलॉसफी क्या है? मेजर फिलॉसफी यही है कि आप, चूंकि इंडिया का साइज बड़ा है ना, और इस बड़े साइज का फायदा उठाते हुए हम मदद करें। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। तो आप बड़े हैं, आप उनकी मदद कीजिए, उन्हें फील कराइए कि आप उनका ध्यान रखने के लिए हैं, और साथ ही साथ नॉन डोमिनियर एटीट्यूड यानी दबाने वाला व्यवहार ना करें, बल्कि डायलॉग का व्यवहार करें, चाहे वो पाकिस्तान भी हो। सक्सेस क्या है गुजराल डॉक्ट्रिन की? पहला ये है कि गुजराल अप्रोच से हमारी विदेश नीति में सभी राष्ट्रों के साथ जो हमारे संबंध है सहयोगितापूर्ण हुए, साथ रहने वाले हुए, मिलजुल के विवादों का निपटारा करने वाले हुए हैं और मजबूत हुए हैं। उदाहरण के लिए बांग्लादेश के साथ जो तिस्ता विवाद है, या बांग्लादेश के साथ जो इनक्लेव्स का विवाद है, संपत्ति स्थानांतरण का विवाद है, बहुत शांतिपूर्ण अच्छे तरीके से निपटा। नेक्स्ट है 1997 में इंडिया और बांग्लादेश का जो एग्जांपल आपको दिया ही है मैंने, 1998 में जो वाटर शेयरिंग ट्रीटी एक्सपायर हो गई थी उसको काफी अच्छे तरीके से रिजॉल्व किया गया। साथ ही भूटानीज अप्रूवल मिल गया हमें आसानी से, किसका? एक कैनल प्रोजेक्ट का, है ना, जिससे कि हम गंगा में जल की मात्रा बढ़ा सकते थे, ज्यादा परेशानी नहीं आई। साथ ही इसी ये जो रिलेशन हुआ, ये जो हमने अप्रूवल obtain किया, उसी में इट ऑलमोस्ट कोइंसाइडेड विद द ट्रीटी विद नेपाल फॉर टेमिंग द महाकाली रिवर फॉर जनरेशन ऑफ हिडल पावर। जैसे कि अभी आपको पता भी है कि रीन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी ज्यादा फोकस है। हम चाहते हैं कि हम गैस इकोनॉमी या रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा फोकस करें। आज की तारीख में ऑलमोस्ट जो हिडल पावर है काफी ज्यादा उनका इंपॉर्टेंस हो गया। स्मॉलर और बिगर जो हिडल पावर्स हैं, टोटल 30% से ज्यादा के आसपास रीन्यूएबल एनर्जी में उनका एनर्जी मार्केट है। ऑलमोस्ट, ऑल्दो सोलर पावर इज ऑन द टॉप, बट हिडल पावर भी काफी ज्यादा हिडल प्रोजेक्ट्स हैं, वो हमारी एनर्जी जरूरतों को पूरा करती हैं। इट वॉज फॉलोड बाय एग्रीमेंट विद श्रीलंका फॉर एक्सपेंडिंग डेवलपमेंट कोऑपरेशन, मतलब संवाद। Another key marker of the doctrine success was Gujarat's succession as PM. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह तक द्वारा गुजराल डॉक्ट्रिन को काफी हद तक फॉलो किया गया, सेम अप्रोच रखी गई। ऑल्दो काफी आइडियोलॉजिकल कैंप्स जो थे वो इसका विरोध करते थे इस डॉक्ट्रिन का, फिर भी वाजपेयी साहब और मनमोहन जी दोनों कांग्रेस पार्टी हो, यूपीए हो या बीजेपी एनडीए हो, उसमें कई धड़े ऐसे थे जो कहते थे कि गुजराल डॉक्ट्रिन बेकार है, वर्थलेस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कमजोर बताती है कंट्री को। फिर भी इन प्रधानमंत्री जो महोदय हैं दोनों ही, उन्होंने इस अप्रोच को पूरा बनाए रखा, इसको फॉलो किया काफी हद तक। पाकिस्तान के साथ भी गुजराल जी का मानना था कि हमें बातचीत करती रहनी चाहिए, और इसका एक बेस्ट उदाहरण है नवाज शरीफ ने कहा, एक कथन दिया कि गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, यानी लेट्स टॉक, डोंट स्टॉप द टॉक। सिंपल सी बात है। ऑल्दो बहुत सारी अच्छी बातें हैं, संवाद की बात की। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहा करते थे कि जमहूरियत इंसानियत के आधार पर बात की जाएगी, संवाद सबसे बड़ी ताकत है। फिर भी इस गुजराल डॉक्ट्रिन का क्रिटिसिज्म किया जाता है। पहला ये कि इट लुक्स लाइक वेरी लिमिटेड, हर किसी के साथ, जैसे सम ऑफ द सक्सेसेस
पर्टिकुलर सक्सेस है कि पानी का विवाद निपट गया, एनक्लेव विवाद निकल गया, क्या पाकिस्तान के साथ हम ये गुजराल डॉक्ट्रिन से सॉल्यूशन ला सकते हैं? तो ये कहा जाता है कि बहुत सारे सेगमेंट्स में गुजराल डॉक्ट्रिन सक्सेसफुल नहीं है। कन्विंस द फॉरेन अफेयर्स ब्यूरोक्रेसी, वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाती उस ब्यूरोक्रेसी में, वो हमेशा एक सेप्टिसिज्म रहता है, उनमें डाउट रहता है, क्रिटिसिज्म रहता है, होल हार्टेडली ब्यूरोक्रेसी इसको फॉलो नहीं करती है। गुजराल वॉज क्रिटिसाइज फॉर गोइंग टू सॉफ्ट ऑन पाकिस्तान, ऐसा कहा भी जाता है। ऑल्दो इंडिविजुअली बात है कि पाकिस्तान के लिए बहुत शांति से ही नहीं, बात कर लो, बात करो, बिना बात करे नहीं, कोई अटैक या फिर इस तरीके की एग्रेसिव नेचर नहीं था इस डॉक्ट्रिन के अंतर्गत। तो इस रूप में लीविंग इंडिया वल्नरेबल टू द थ्रेट्स इन द फ्यूचर इंक्लूडिंग मेनी टेरर अटैक्स, यस इट इज अ क्रिटिसिज्म। और पाकिस्तान में भी देखो, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, एनिमी कंट्री है, वहां के भी कुछ लोग इस डॉक्ट्रिन को कहते हैं कि ये पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने और इस्लामाबाद को बाकी कंट्रीज से आइसोलेट करने के लिए लाई गई थी। ठीक है, तो वहां वाले भी इसका क्रिटिसिज्म करते हैं। अच्छा, इसके साथ एक टर्म है बिग ब्रदर, जैसा कि मैंने आपको अभी चर्चा भी की थी कि व्हाट इज बिग ब्रदर। बिग ब्रदर सिंड्रोम है ना, बिग ब्रदर सिंड्रोम है कि पड़ोसी राष्ट्रों को लगता है कि ये जो बड़ी कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया इन द पर्टिकुलर रीजन साउथ ईस्ट एशिया, साइज भी बड़ा है, इकोनॉमी भी बड़ी है, पॉपुलेशन भी बड़ी है, बाकी रिसोर्सेज भी है, तो और कंट्रीज को, छोटी छोटी कंट्रीज के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करके उन्हें दबाने की कोशिश करता है। तो सुषमा स्वराज जी ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था इसका कि इंडिया इज नॉट द बिग ब्रदर फॉर द नेबरिंग कंट्रीज, इट इज द एल्डर ब्रदर ऑफ द कंट्रीज। I hope you understand the meaning of the and the difference. Big brother and elder brother. बिग ब्रदर का मतलब है जो सबको ढकले, अपनी मर्जी से काम करे। एल्डर ब्रदर का मतलब है जो उन्हें मदद करे, सलाह दे, उनके कंधे से कंधा मिला के उनकी मदद करे। ठीक है, तो इसी पे दो प्री के क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद द गुजराल डॉक्ट्रिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, विच इज फन। ये जो चार हैं इनमें से सीधे सीधे नॉन रेसिप्रोसिटी विद स्मॉलर नेबरिंग कंट्रीज। प्री में क्वेश्चन आ सकता है, संभावनाएं। सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गुजराल डॉक्ट्रिन इंडिया शुड प्रायोरिटाइज इट्स रिलेशनशिप विद स्मॉलर साउथ एशियन कंट्रीज बेस्ड ऑन नॉन रेसिप्रोसिटी, है ना, बराबर का व्यवहार नहीं करना। इन्होंने मिलिट्री अलायंस की भी बात नहीं की, इन्होंने नॉन रेसिप्रोसिटी की बात की थी। चलिए, इसी के साथ ये जो टॉपिक और सीरीज है उसका पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाउ इट इज यूजफुल। आई एम टॉकिंग टू स्पेशली यूपीएससी कैंडिडेट। बाकी हम इसको और सुधारने की कोशिश करेंगे, बट इट इज अ वेरी बेसिक अप्रोच कि आप लोगों को यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी काम के एक क्वेश्चन तैयार हो। मैं तो सीधी सी बात है यार, आप लोगों से कि क्वेश्चन तैयार हो आप लोग। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।